Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are starting our next lecture of binomial theorem और यहाँ पे हमने पहले भी जैसा कि कहा था कि जो लास्ट लेक्चर की थियरी है इससे रिलेटेड अभी हमारे पास कुछ वैरायटी और भी बची हुई हैं, उन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले वही दो क्वेश्चन हैं उस तरीके के, है ना। इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n सम ऑफ ऑड टर्म्स p है और सम ऑफ इवन टर्म्स q है। तो आपको प्रूव करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 4pq, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने का, ठीक। ऑड टर्म्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स आपको एक बार समझा देता हूं। सम ऑफ ऑड टर्म्स का मतलब है ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में सपोज 6 टर्म्स है, तो जो फर्स्ट वाली, थर्ड वाली, फिफ्थ वाली टर्म है सम ऑफ ऑड टर्म्स, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का सम। सम ऑफ इवन टर्म्स दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ का सम, ठीक है। इनको बोला गया है p और q, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन ट्राई कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं। देखिए कैसे समझेंगे आप। आपके पास x प्लस ए रेज टू पावर n है ना। सिर्फ ऑड टर्म्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप चलो लिख ही लेते हैं एक बार। nc0 मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ना, ऑड टर्म्स मतलब फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये चीजें कहां पे मिलती थी आपको? ये चीजें तब आपको मिलती थी जब आप x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n इन दोनों का आप एडिशन करते थे, तो क्या मिल जाता था? उसी तरह पे अपन, अगर आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हो कि x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, जब इनका आप एडिशन करते थे तो आपको मिलता था 2 टाइम्स nc0, है ना। nc0 x की पावर n, a की पावर में 0 प्लस nc2 x की पावर में n माइनस 2 a स्क्वायर, और इस तरीके की टर्म्स आपके पास बनती थी, ठीक है। ये कौन सी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है ना। तो ये ऑड वाले टर्म्स यही सारे हैं जो कि एक्सपेंशन में ऑड टर्म्स बनेंगी, ऑड प्लेसेस वाली, वो यही है ना। उन्हीं का सम पूछा गया है और उन्हीं के सम को इनफैक्ट p बताया गया है। तो आपके पास 2p इसके बराबर हो गया जब आप डिफरेंस लेते, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n का डिफरेंस लेते, तो आपके पास 2 टाइम्स क्या आता? nc1 x की पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a3, और इस तरीके की सारी टर्म्स होती। तो आपके पास ये कितना हो जाता है? 2 इंटू ये क्या है आपका? q है, तो आपके पास ये आ गया 2q, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अब बाकी सारी चीजें तो बहुत ही आसान। p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका? p स्क्वायर का मतलब हो गया दिस थिंग डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ठीक है, लिख ही लेते हैं वैसे ही। आप चाहो तो p इधर से भी कर सकते थे आप। p स्क्वायर करने की जगह आप देख सकते हो इसके दो फैक्टर्स है ना, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो इनफैक्ट अगर आप सीधा सीधा ऐसे करो 2p प्लस 2q, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। फर्स्ट वाला ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है आपकी। तो अगर आप 1 प्लस 2 करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स p प्लस क्यू, और सम कितना आ जाएगा इधर देखें आप तो x माइनस ए की पावर n आपकी कैंसिल, और 2 टाइम्स x प्लस ए की पावर n। तो p प्लस क्यू आपका किसने के बराबर हो गया? x प्लस ए की पावर n के बराबर हो गया। वहीं पे अगर आप 1 माइनस 2 करते तो आपको क्या मिलता? 2 टाइम्स p माइनस क्यू मिलता, और वो वैल्यू क्या हो जाती? जब डिफरेंस लेते तो ये कैंसिल, x माइनस ए की पावर n। तो ठीक है, p प्लस क्यू आपका कुछ आ गया x प्लस ए की पावर n, और वहीं पे p माइनस क्यू आपके पास निकल करके आ गया x माइनस ए की पावर n, ठीक है। तो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू अगर आ गया तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि कितना है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n, जो कि कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n। यह आपका p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4pq अगर आपको निकालना है तो 4pq निकालने के लिए चलिए बहुत आसान सी बात है। p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा? 4pq। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इनका डिफरेंस आपका क्या है? 4pq कहलाएगा। इसका होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस ए रेज टू पावर 2n, और इसका होल स्क्वायर मतलब x माइनस ए रेज टू पावर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया, दोनों ही पार्ट्स, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि ऑड टर्म्स का अगर कहीं भी रिफ्लेक्शन आपके पास आता है कि ऑड टर्म्स को आपको रेफर किया गया है, ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं,
तो आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो, इवन तो आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका डिस्कशन करेंगे। कहा जा रहा है जैसे ये एक्सपेंशन आप लिखोगे तो उस एक्सपेंशन में आपके पास बहुत सारी रैशनल टर्म्स आएंगी, बहुत सारी इरेशनल टर्म्स आएंगे, इंडिविजुअल जो टर्म्स होंगे कुछ रैशनल होंगे कुछ इरेशनल होंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने इरेशनल टर्म्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक बार इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है, इसके एक्सपेंशन में भी कितने इरेशनल टर्म्स बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला। इसमें देखिए आपको सबसे पहले इरेशनल टर्म्स है, तो इरेशनल टर्म्स कौन क्रिएट करेंगे, जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उन्हीं से इरेशनल टर्म्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप जनरल टर्म इसकी लिखें तो आपके पास इसकी TR+1 क्या बनेगी, TR+1 आपके पास आएगी 45CR, पहले वाले की बात कर रहा हूं, है ना, 4 raised to power 1/5, है ना, raised to power 45 माइनस R और 7 raised to power 1/10 whole raised to power R। तो ये आपका लिखा गया है 45CR, 4 raised to power 45 माइनस R/5 और 7 raised to power R/10। ठीक है, तो बेसिकली आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि अगर मैं, ठीक है, इसको और बेसिकली क्या करूं, मैं सिंप्लीफाई कर दूं, और सिंप्लीफाई करने का मतलब है बिल्कुल बेसिक टर्म्स में, जैसे बेसिक प्राइम्स के टर्म्स में। तो जैसे 7 तो चलिए खुद में प्राइम है, लेकिन इसको भी अपन प्राइम में बदल लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल प्राइम्स में पहले ब्रेक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि वो ये सारे टर्म्स आपको सिंपल फॉर्म में थे। ठीक है, तो आप प्राइम्स में पहले ब्रेक कर लीजिए। तो 45CR है ना, इसको प्राइम में आपने ब्रेक कर लिया, ये स्टेप आपका है। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। तो 2 raised to power आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 raised to power 2 times 9 minus R/5 लिख सकता हूं मैं इसे, this thing can be written as 9 minus R/5 और 7 raised to power R/10, राइट। तो अगर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो टर्म बनेगी उसमें ये तो आपका इंटीजर आ जाएगा सिंपल सा, लेकिन यहां से आपके पास कोई इरेशनल टर्म क्रिएट ना हो इस मल्टीप्लीकेशन से। दैट मींस कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है कि R/10 अगर आपका इंटीजर हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, और 9 minus R/5 ये खुद में इंटीजर हो जाए, या फिर ये पूरा टर्म 2 into 9 minus R/5 ये भी इंटीजर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं 2 को अंदर ही भेज देता हूं, इसको लिख देता हूं 18 माइनस, ठीक है, 2R/5 लिख देता हूं। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि R/10 इंटीजर हो और ये वाली चीज भी आपकी इंटीजर हो, क्योंकि आप समझ सकते हो 7 की पावर अगर 3/10 आ जाए तो वो इरेशनल होगा ना, 7 की पावर 5/10 आ जाए तो वो भी इरेशनल होगा। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो प्राइम्स हमारे पास बन गए हैं, इन प्राइम्स की पावर हमारे पास कैसी हो, इंटीजर हो। ये इस तरीके के क्वेश्चंस का मेन पॉइंट है। ठीक है, क्या है कि पहले प्राइम्स में हमने ब्रेक कर लिया, अब जो प्राइम्स फॉर्म हुए हैं उन प्राइम्स की जो पावर लिखी हुई है वो पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो टर्म्स डेवलप होंगी वो रैशनल होंगी, बाकी सारी टर्म्स इरेशनल हो जाएंगी। सो फॉर रैशनल टर्म्स, ठीक है, फॉर रैशनल टर्म्स 18 माइनस 2R/5 और R/10 ये दोनों ही कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो ये दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, राइट। तो आप R की क्या वैल्यूज लिख सकते हो, R कैन बी इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 ना भूलें, 0 भूल जाते हैं अपन अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, R इक्वल टू 0 हो सकता है, निगेटिव तो नहीं जाएगा, R 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 नहीं जाएंगे क्योंकि R 45 से तो छोटा ही रहना चाहिए। तो हमारे पास R की ये पॉसिबल वैल्यूज हुई। ठीक है, अब देखिए ये कब इंटीजर है, तो R के, अब यहां पे देखिए आप कि भाई इन्हीं में से कुछ चीजें यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है भाई, हमें ऐसा ही R चाहिए ना जिससे कि दोनों इंटीजर हो जाएं, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि ये इंटीजर है ये फ्रैक्शनल है, तो भी रिजल्ट तो कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आपको दोनों चीजें इंटीजर चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए ये आपने आसानी से निकाल लिया, अब इस पे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि इधर से इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो R इक्वल टू अगर आप 0 रखते हो तो बिल्कुल इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज भी R इक्वल टू 0 आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों पावर्स आपकी इंटीजर हो जाएंगी। फिर 10 आपने रखा, तो 10 रखने पे आप देखो 2 into 10/5 ये भी चल जाएगा। 20 रखो
20 रखने पे क्या आ जा रहा है आपके पास 18 माइनस 2 इंटू 20/5, मतलब ये भी आप इंटीजर बना दे रहे हो पावर को, ठीक है। इस टर्म को इंटीजर ही बनाने से मतलब है। 30 रखो, ठीक है, तभी ये इंटीजर आएगा, ठीक है। 40 रखो तब भी ये इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की ये सारी वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करती थी, और इनफैक्ट इन पांचों वैल्यूज के लिए हमारे पास टर्म्स जो आ रहे थे उनकी पावर्स कैसी थी, इंटीजर थी, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी वो कैसी होंगी, रैशनल होंगी। तो r इक्वल टू 0 विल गिव यू रैशनल, ठीक है। 10 ऑल्सो रैशनल, 20, 30, 40 ये सभी आपको रैशनल टर्म्स देंगे। आपको लेकिन क्या चाहिए था, इर्रेशनल चाहिए था। तो क्या करना होगा भाई, टोटल टर्म्स आपके पास 46 बनते, ठीक है। इर्रेशनल टर्म्स अगर आपको काउंट करने हैं तो उसके लिए अलग से थोड़ी ना कुछ है। टोटल टर्म्स आपके पास 46 बनते, 45 है ना, तो 45 प्लस 1 46 टर्म्स बनते। ये आप हटा दो क्योंकि इनने क्या दे दिया, रैशनल टर्म्स दे दिए। कितने टर्म्स ऐसे बनने वाले थे, 5, तो आंसर कितना हो गया 41, बस दिस इज द चॉइस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके से देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, पहले फिर से आप इनको प्राइम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जनरल टर्म लिखिए और जनरल टर्म को प्राइम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो tr प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 41 cr, 2 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 41 माइनस r, और 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/5 और होल रेज टू पावर r, ठीक है। तो कितना आ गया 41 cr, 2 रेज टू पावर 41 माइनस r/3 और 7 रेज टू पावर r, 8 की पावर में r/5, लेकिन 8 तो प्राइम नहीं है तो 8 को हमें प्राइम में बदलना पड़ेगा। कैसे होगा, 2 क्यूब है ना, तो 8 की पावर r/5 या फिर 2 क्यूब रेज टू पावर r/5, तो आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 3r/5। अब आप क्लब कर लो, 41 cr, 2 रेज टू पावर यहां से भी है यहां से भी है, तो 41 माइनस r/3 प्लस 3r/5 और इंटू 7 रेज टू पावर r, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि ये आपका इंटीजर रहे, ये इंटीजर रहे, बस। तो आपकी चॉइस है कि 41 माइनस r/3, ठीक है, और प्लस 3r/5, ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो, इंटीजर हो, है ना। थोड़ा सा क्लब कर लें इसको, तो कितना आ जाएगा 205 माइनस 5r और प्लस 9r, तो 205 प्लस 4r, डिवीजन में आपके पास 15 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक। तो अपन देखते हैं 205 प्लस 4r/15 ये आपका इंटीजर कब कब बनेगा, ठीक है। और आपको r इंटीजर चाहिए, इधर एक और चॉइस थी, मतलब एक और कंडीशन थी ही कि r आपका इंटीजर होना चाहिए। ध्यान दें, r आपका वेरी कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेके 41 में वेरी करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो 205 प्लस 4r आपका 15 से डिविजिबल पहली बार कब होगा, तो देखिए r इक्वल टू 0 रखिए, मतलब आपको इंटीजर चाहिए ना, तो r इक्वल टू 0 रखिए, नहीं बना। 1 रखिए, नहीं बना। 2 रखिए, 2 रखिएगा तो भी नहीं बनेगा। 3 रखिएगा तो भी नहीं बनेगा। 4 रखिएगा तो भी नहीं बनेगा, है ना। 5 नहीं बना, नहीं 5 पे बन गया, ठीक है। तो आप देखो r इक्वल टू 5 रखने पे पहली बार आपका काम चल गया, ठीक है। तो r इक्वल टू 5 पे हो गया। अगली बार कब होगा, देखो भाई 15 इंटू 15 अभी आया था तुम्हारा, मतलब जब आपने r को 5 रखा तो ऊपर 225 बनाना, तो 225/15। अगला इंटीजर कब क्रिएट होगा, 240/15 पे क्रिएट होगा ना, 225/15। तो अगला इंटीजर के लिए न्यूमरेटर में क्या जाना चाहिए, 240 जाना चाहिए, ठीक है। तो 240 कैसे बन सकता है, 4r35 वो नहीं बनेगा, है ना। 240 के बाद और देखो और क्या वैल्यूज हो सकती हैं। 240 के बाद नेक्स्ट 255 भी नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हो कि r इक्वल टू 5 के बाद अगला केस कब आएगा, r इक्वल टू 20 पे आएगा, ठीक है। r इक्वल टू जब आप 20 लोगे तो देखो यहां से 4 इंटू 20 मतलब 80 और 205 285, यही जो 15 का गैप है यही गैप मेंटेन हो जाएगा। 205 प्लस 4r, r इक्वल टू 5 आपको पहली बार मिला, फिर अगली बार मिलेगा r इक्वल टू 20 और फिर मिलेगा आपको r इक्वल टू 35, उसके बाद मिलता 50, लेकिन वो काम का नहीं है।
तो हमारे पास r की यही वैल्यूज पॉसिबल होंगी 5, 20 और 35। तो ये तीन टर्म्स जो है हमारी, ठीक है, ये हमारी तीन रैशनल टर्म्स हो जाएंगी, 3 रैशनल टर्म्स। तो इर्रेशनल कितने हो गए? इर्रेशनल हो गए, टोटल टर्म्स कितने थे? 42 थे, उनमें से ये तीन टर्म्स आप हटा दो, 39 विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये समझना है कि ये इंटीजर कब कब बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, आर आप वैसे भी इंटीजर ही रखने वाले थे। तो आपको क्या चाहिए, ये इंटीजर कब कब बनेगा। तो आपने यही कहा कि भाई पहली बार आर कहाँ मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, उसके बाद 15 का गैप 20, फिर 15 का गैप 35। 15 का गैप क्यों? यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स आने के लिए क्या जरूरी है कि ऊपर वाली टर्म पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाए 15 से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8 निकालना है, लेकिन इस बार टर्म आपकी कैसी है? ट्राइनोमियल है, ठीक है। ऑल्दो इसके लिए आप अदर मेथड्स भी पढ़ो कि चैप्टर के लास्ट में पहुंचते तक, लेकिन इसको हम बाइनोमियल थ्योरम जितना हमने पढ़ा है वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचो थोड़ी देर के लिए खुद से कि कैसे सॉल्व किया जाएगा और फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो देखो x की पावर 8 आपको बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, भाई अपना पुराना तरीका क्या करते थे, अपन 2 + 3x एक साथ ले लें, है ना, दो टर्म्स को एक साथ क्लब कर लें। भाई a + b + c का होल स्क्वायर भी कैसे निकला? ऐसे ही तो निकला, a + b को एक साथ ले लिया, c को अलग कर दिया। तो वही काम यहाँ पे भी, दो छोटी टर्म्स को एक साथ रखा, 4x³ को अलग कर दिया। तो ऐसे केस में आप देखो कि अगर इसकी आप जनरल टर्म लिखने जाओगे, है ना, मतलब इसकी मैं पहले टर्म्स लिखने की बात करता हूँ। टर्म्स कैसे होंगे? 20c0 2 + 3x रेज़ टू पावर 20 और 4x³ रेज़ टू पावर 0 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्ट आपका ये वाला यूज होता रहेगा, ठीक है। प्लस देखिए 20c1 2 + 3x रेज़ टू पावर 19 4x³ की पावर में 1, ठीक है। फिर देखिए 20c2 2 + 3x रेज़ टू पावर 18 4x³ की पावर में 2, है ना। इसके बाद जरा देखिए 20c3 बनेगा 2 + 3x रेज़ टू पावर 17 आ जाएगा, लेकिन यहां निकल लेगा 4x³ की पावर 3, ठीक है। और ऐसे ही आगे की टर्म जरा ध्यान से देखना, तुम्हें चाहिए क्या? x की पावर 8। तो क्या तुम्हें सारे टर्म्स लिखने की जरूरत है क्या? भाई जहां से x की पावर 8 निकले वहीं तक तो जाना चाहिए, हम फालतू में क्यों पूरा एक्सपेंशन लिखें। तो आप देखिए जरा, यहां पे x की पावर आपकी 9 पहुंच जा रही है, ठीक है। भाई यहां से कोई x की नेगेटिव पावर तो नहीं जनरेट हो रही, x की सारी पॉजिटिव पावर्स ही जनरेट हो रही हैं। और यहां पे आप देख सकते हो कि x की पावर आपकी कहां निकल गई है? 9। तो x की पावर 9 अगर किसी इस तरीके के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फिर आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उसमें x की पावर 8 तो नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? x की पावर 9 है और इसमें भी सब x की पॉजिटिव पावर्स हैं, या x की पावर 0 है, तो सब मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएंगे? 9 या 9 से बड़ी पावर्स ही बनाएंगे। 8 क्यों आएगा? नहीं आएगा। सिमिलरली आगे की टर्म्स के बारे में सोचो, आगे 4x³ की पावर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो बहुत बड़े बड़े पावर्स बनने शुरू हो जाएंगे। हमें तो 8 बनाना था, तो 8 बनाने के लिए इसका मतलब ये और इसके आगे आने वाली सारी टर्म्स हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमें इस एक्सपेंशन का सिर्फ इतना पोर्शन फोकस करना चाहिए, ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि यही तीन टर्म्स हैं जो हमें x की पावर 8 दे सकती हैं। बात समझ में आई? इसके बाद वाली टर्म्स कभी भी x की पावर 8 नहीं देंगी, ठीक। तो आप समझिए इस चीज को कि आपको अगर ऐसा कहा गया तो इसका मतलब इसमें x की पावर 8 निकालना है, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन में आपको x की पावर 8, यहां से x की पावर 8 और यहां से x की पावर 8, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन आप करते थे, अगर उस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो ये चीज आपको आसानी से समझ आएगी। बचपन में कैसे मल्टीप्लिकेशन किया था अलजेब्रिक, ऐसे ही ना, x³ की पावर 0 मतलब x की पावर 0 हो गई। तो ये तो चलो खैर लिखा जाए ना लिखा जाए बात बराबर ही है ना, 1 ही लिखा हुआ है ये। तो हमें क्या चाहिए? यहां से आपको चाहिए होगा x की पावर 8 का कोफिशिएंट, ठीक है। वो 20c0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म से कितना x8 निकलेगा? 20c0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8। फिर आप समझो यहां से कितना x की पावर 8 निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? देखो 4x³ यहां पे है पहले से, तो उसको इधर से क्या चाहिए x8 बनाने के लिए? x की पावर 5 चाहिए। तो आपको यहां पे 20c1 तो है ही, 4x³ है ही, है ना, तो आपको और क्या चाहिए? x की पावर को 5, ठीक है। तो आपको यहां से चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट।
उसको आपको 20c1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आप x8 पे पहुंचेंगे ना। इस बात को समझिए, इस चीज को थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत लग रही हो पहली बार में, बट सिंपल अलजेब्रिकल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे वो चीज रिकॉल करो ना। 20c1 भाई ये मान लो पूरे ओपन करके दे दिया जाता, तो कैसे x की पावर 8 खोजने जाते? 20c1 इंटू अंदर देखते कि x की पावर 5 कहां आया है, x की पावर 5 को 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करते, मान लो ax 5 था तो इंटू 4x क्यूब करते तो 4ax8 हो जाता। 4ax8 20c1 से मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता? वही बात तो हम बात कर रहे हैं। 20c1 यहां से 4 उठा लो और इसमें से देख लो कि a कितना आ रहा था, ठीक है, मतलब x की पावर 5 का कोफिशिएंट खोज लो। फिर यहां पे देखो x की पावर 6 तो बन गया, तो इसमें से आपको क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए। तो यहां पे आपको 20c2 पहले से है, 4 का स्क्वायर 16 भी वेट कर ही रहा है, x की पावर 6 आपने बना दी है, इसमें से क्या चाहिए आपको? x स्क्वायर चाहिए। तो इसमें आपको खोजना पड़ेगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस x की पावर 8 बनाने के लिए सिर्फ इतने ही टर्म्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके अलावा और कोई टर्म नहीं बन सकती, क्योंकि आगे की टर्म्स में x की पावर 9, 12 ये सबसे ऊपर ऊपर की पावर्स है। तो हमें तो 8 बनाना था, 8 बनाने के चांसेस सिर्फ यहीं से क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हुई है तो अलजेब्रिकल वाली कैलकुलेशन खुद से करने की सोचो कि अगर मान लो ये पूरा लिखा रहता a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू a19 x की पावर 19, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उस चीज को समझो। ठीक है, तो अगर आप कहो कि इसमें x की पावर 8 का कोफिशिएंट आपको निकालना है तो निकाल लो। 2 प्लस 3x की पावर 20 में x की पावर 8 का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? तो आप देखो 2tr प्लस 1 कैन बी रिटन एज 20cr, 2 की पावर 20 माइनस r, 3x की पावर में r। तो आप चाहते क्या हो? x की पावर 8, इसका मतलब r को आपको क्या रखना चाहिए? 8, तो आप r को 8 रख लो। ठीक है, सीधा ही कर रहे हैं अपन, जो ठीक ठाक कंफर्टेबल हो गए। tr प्लस 1 मतलब 20c8, 2 रेज टू पावर 12, 3 रेज टू पावर 8। तो कोफिशिएंट क्या आ गया आपका? x की पावर 8 का 20c8 आया, 2 रेज टू पावर 12 आया, 3 रेज टू पावर 8 आया। ठीक है, ये तो आपको इसमें से x की पावर 8 का कोफिशिएंट मिला है। इनटू आपका इधर से तो कुछ था नहीं, इधर तो 4 की पावर 0 थी मतलब 1 था, इधर भी आपका 1 ही था, तो आपके पास ये टर्म हो गई जो पहले वाले इतने पोर्शन से कंट्रीब्यूट हुई है। फिर आप देखिए यहां से आपको क्या करना था, तो आपको यहां पे x की पावर 5 का मेनली कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या होगा? फिर से आप देखो tr प्लस 1 इज इक्वल टू 19cr, 2 की पावर में 19 माइनस r, 3x की पावर में r। आपको क्या चाहिए? x की पावर 5, मतलब r आप बेसिकली चाहते कितना हो? 5, तो यहां भी 5 रख दो। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा? 19c5, 2 रेज टू पावर 14, 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये आपका x की पावर 5 का कोफिशिएंट रह गया। ठीक है, तो ये आपका x की पावर 5 का कोफिशिएंट यहां पे आपको मिल चुका है आपको। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था, पिछली बार तो आसानी से अपन निकल लिए थे कि यहां पे भी 1 है और यहां भी 1 है, लेकिन यहां पे आपका 20c1 और 4 ये दो कांस्टेंट्स बाहर के हैं, तो 20c1 इंटू 4 आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली इस पोर्शन से, सेकेंड वाली टर्म से कंट्रीब्यूशन कितना मिला? तो ये पूरी चीज और इंटू 20c1 इंटू 4। ठीक है, फिर आप देखिए जो लास्ट मतलब अपने काम की जो लास्ट टर्म है वहां पे आप देखिए आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना था। तो 18cr है ना, 18tr प्लस 1 फिर से निकालना है, 18cr, 2 की पावर 18 माइनस r, 3x की पावर r। तो आपको r बेसिकली 2 चाहिए। r अगर आपको 2 चाहिए तो यहां भी r आपको 2 चाहिए, यहां भी आपको r 2 चाहिए, मतलब आपका कोफिशिएंट x स्क्वायर का कितना बना? 18c2, 18c2, 2 की पावर में 16 और इंटू 3 स्क्वायर, ये आपका बना। लेकिन इससे अपन बच तो नहीं पाएंगे, हमें बाहर में अभी 20c2 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 ये दोनों दे रखे थे, तो ये भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये तीन आपके काम की टर्म्स बन गई जो कि x की पावर 8 में कंट्रीब्यूट कर रही थी। पहले वाले में इतना, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना। तो अब क्या करें? तीनों का एडिशन। भाई यहाँ पे 5x की पावर 8 था, यहाँ 7x की पावर 8 बन रहा था, यहाँ 8x की पावर 8 बन रहा था, तो फाइनली कितना बना? तीनों का एडिशन ही ना। तो बस वही तीनों का एडिशन कर दीजिए।
तो ये आप कैलकुलेशन करो या फिर ऐसे ही रख दो, है ना। तो ये आपका मतलब कैलकुलेशन तो क्या ही करोगे, 19C5 20C8 ये निकालने तो नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसकी मतलब इस फॉर्म में आप थोड़ा 2 वगैरह 3 वगैरह को सिंप्लीफाई करके अगर चाहो तो लिख लो, ठीक है। बाकी और कुछ खास इसमें कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अब हम आगे की तो बात कर रहे हैं कि आगे हमें इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए और भी फॉर्मूला मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि उसमें आप बहुत ईजी हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कोफिशिएंट निकाले हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप खास करके जेई के जो एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको इस तरीके का काफ़ी यूटिलाइजेशन दिखेगा कि किस तरीके से हमने इन सारे टर्म्स से डिसाइड किया हमें क्या चाहिए और फिर उनका एडिशन करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट एक कंसेप्ट यूज करते हैं हम। कंसेप्ट क्या कहो, बचपन से करते आ रहे हो, मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास चीज नहीं है इसमें, बट फिर भी आपको मिडिल टर्म बार बार दिखेगा तो कई लोग पूछ लोगे कि भाई मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है। इसीलिए बस बताया जा रहा है, बचपन से आप करते आ रहे हो। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए ये 4 टर्म्स दिए, 5 मैं शुरू करता हूँ, T1 T2 T3 T4 T5। मान लीजिए किसी चीज का आपने एक्सपेंशन किया और वहां पे 5 टर्म्स आपके पास आ गए एक्सपेंड होके, ऐसे लिखे हुए हैं T1 + T2 + T3 + T4 + T5। आपसे कहा जाए मिडिल टर्म कौन सी है, तो इसके लिए कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या? सीधी सीधी बात कर दोगे आप कि हाँ T3 है मिडिल टर्म, ये बात ठीक थी। फिर आपसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये 6 टर्म्स मेरे पास थे और मुझसे कहा जाए कि इसमें मिडिल टर्म क्या है, तो इसमें आपको 2 मिडिल टर्म्स दिखाई देंगी, एक 3 भी है और 4 भी। ये भी आपको पता है कि यहाँ पे आपके T3 और T4 दोनों ही मिडिल टर्म है। ये बात ओके है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बस इतना ही जानना है हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। जैसे क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास कहा जाए कि किसी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म निकालो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म्स कितने हैं, ठीक है। अगर मेरे में से मान लो कहा जाता है कि 2x² + 3/x⁴ मान लो, है ना, इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालो। तो मुझे सबसे पहले क्या समझ में आएगा, सबसे पहले मेरे को समझ में आएगा कि इसमें टोटल एक्सपेंशन में टर्म्स कितने होंगे, 25 टर्म्स होंगे। तो टोटल टर्म्स कितने हैं आपके पास, 25 है। मतलब आपके पास T1 T2 T3 up to T25 लिखा हुआ है ना। अब आप ऐसे में बताइए कि मिडिल टर्म आपका क्या है, T13 है। सिंपल सी बात है ना, आपको समझ में बात आती है। T1 से लेके T25 तक आपके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ T1 से T5 लिखा था तो आपने बीच वाली टर्म कैसे पकड़ ली, वैसे ही T1 से लेके T25 तक लिखा हुआ है तो बीच वाली टर्म आप कमेंट कर सकते हो ना कि एक सिंगल टर्म होगी जो कि मिडिल में आएगी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन होते, जैसे यहाँ 6 हैं, तो आपके 2 मिडिल टर्म्स क्रिएट होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके ऑड हैं तो आपके पास सिंगल मिडिल टर्म क्रिएट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको पूछा गया 25 टोटल टर्म्स थे, 25 टोटल टर्म्स में से आपको मिडिल टर्म मतलब 13th टर्म निकालनी है। बस इसमें तो क्या था, आपको T13 मिडिल टर्म अगर कहा जाए तो मिडिल टर्म क्या है आपकी T13, और T13 क्या हो गया, T13 का मतलब हुआ TR+1 से कंपैरिजन करना। तो मतलब R को आपको 12 रखना है, तो R को 12 रख करके लिख लो 24C12 2x² × 3/x, x की पावर में यहाँ पे 12 लग जाएगा तो यहाँ पे 12 बचेगा। बस इतना ही है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए। अगली बार मान लीजिए आपसे कहा जाए कि चलो इस बार तो तुमने कर लिया, अब 3/x और 2x² की पावर में 25 दे दिया है, ठीक है, क्या ही घबराने की जरूरत है। टोटल आपके पास कितने टर्म्स हैं, 26। तो मिडिल टर्म कौन सी होंगे, मिडिल टर्म 2 होंगी ना इस बार। जैसे यहाँ पे देखो 6 थे तो आपका 3rd वाला और 4th वाला दोनों मिडिल टर्म थे। तो 26 तक अगर जाओगे तो आपके पास मतलब 26 तक जाओगे तो मिडिल टर्म आपके पास फिर से 2 क्रिएट होंगी। और मिडिल टर्म 2 कौन कौन सी क्रिएट होंगी, 13 और 14। तो T13 भी क्रिएट होगा, T14 भी क्रिएट होगा। तो यहां सिंगल नहीं 2 मिडिल टर्म्स होंगी, टर्म्स प्लूरल होगा, ठीक है। तो T13 आपका कितना आ गया, T13 आ गया आपका 25C12 2x² की पावर में 13 और 3/x की पावर में 12। फिर यहां पे देखो आप 25C13 है ना, फिर आप देखो 2x² की पावर में 12 और 3/x की पावर में 13, ठीक है।
तो ये दोनों ही आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे इस बार। ठीक है, तो अब इसी चीज को उन्होंने फॉर्मुलाइज कर दिया, कोई जरूरत तो नहीं थी लेकिन अपन भी कर लेते हैं, सब लोग करते हैं इसलिए कर ले रहे हैं बस, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, और इफ n इज ऑड, पहला केस लिया n इज ऑड, तो मिडिल टर्म कौन देगा? ठीक है, अगर n आपका ऑड है, ठीक है, n ऑड जैसे यहां पे था, या पहले मैं ले लेता हूं n इज इवन, तो n अगर इवन था मतलब ये बात, ये n इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? ऑड हो जाएंगे। तो अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस वन, जो कि कैसा होगा? ऑड होगा। ठीक, तो जब ऑड था, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो मिडिल टर्म एक ही क्रिएट हुई, और कौन सी क्रिएट हुई? 25 प्लस 1/2। ठीक है, तो उसी चीज को फॉर्मुलाइज करके लिख देते हैं अपन कि इस बार मिडिल टर्म आपकी क्या क्रिएट होगी? वन मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म आपकी क्रिएट होगी, कौन सी हो? ठीक है, तो आप देखो n तो ये था, ये n प्लस वन हुआ, और 13 बनाना है अगर तो कैसे बनाओगे? इसमें 1 ऐड करोगे ना, मतलब आप n प्लस वन में पहले 1 ऐड करोगे और बाई 2 करोगे, तब तो आपकी मिडिल टर्म आएगी, सिंगल मिडिल टर्म आएगी, और वो कौन सी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 कितना हो गया? ये n/2 प्लस 1। ठीक है, और वहीं पे अगर n आपका ऑड है, इफ n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है तो आपको पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n प्लस वन है, और वो टर्म्स कितनी है? इवन है। तो n प्लस वन चीजें आपकी हैं, और n प्लस वन कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा, क्योंकि n आपका कैसा था? ऑड था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस केस की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन हो चुकी है, तो मिडिल टर्म्स आपकी 2 आएंगी, 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स, है ना, और इज इक्वल टू कौन कौन सी होंगी वो? देखिए, एक होगा आपका सीधा इसका बाई 2 कर दिया, और एक बार इसका मतलब आप क्या कहें, उससे जस्ट एक पहले वाला, सीधी बात है ना। तो आप क्या क्या बोल सकते हो, ये आपका n था, ये आपका n प्लस वन था, एक तो आपको क्या मिल गया है? n माइनस 1/2। ठीक है, n/2 माइनस 1। ठीक है, सॉरी, ये n प्लस वन था ना, हाँ, तो n प्लस वन में आप अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो आप 13 बना लोगे ना, तो वही फॉर्मूला लिख दो, n प्लस वन में आप 2 से डिवाइड कर लेते हो तो एक टर्म बन गई, और एक टर्म क्या होगी? उसके जस्ट पहले वाली, तो पहले वाली टर्म क्या हो गई? n प्लस 1/2 माइनस 1, या फिर जिसको आप कह सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके n माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आपकी 2 मिडिल टर्म्स हो गई, t n प्लस 1/2 और t n माइनस 1/2, 2 मिडिल टर्म्स ऐसे केस में क्रिएट होंगी। तो ऐसा थियरी थोड़ी ना याद रखनी है यार, सिंपल सी बात याद रखनी है, कितने टर्म्स हैं तो हमें पता ही चल जाएगा ना कि मिडिल टर्म कौन सी है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब तो छोटी छोटी चीजें थी, है ना, अभी तक कुछ खास नहीं था। अब देखिए, पुरानी ही बातें हैं बट फिर भी नए फॉर्म में है। क्या है, कई बार अभी तक क्या कर रहे थे आप, आपको एक्सपेंशन करने को दिया जाता था, आपको कहा जाता था कि भाई इसको एक्सपेंड करो और बताओ कि टर्म कौन सी वाली क्या बन रही है ना, ऐसा कुछ था। लेकिन अब हम बात उल्टी करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में कैसे सोचेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक एक्सपेंशन दे दिया गया हो और हमसे कहा जाए कि भाई इस एक्सपेंशन को क्लब करके बताओ कि ये क्लब करके कितना बनेगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसे केसेस के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसे मान लो आपको एक सीरीज दे दी गई है और आप सीरीज को देख करके आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें पावर्स एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रही हैं, एक टर्म की पावर्स बढ़ती जा रही हैं और 19C0, 19C1, 19C2 ऐसी कहानी कही गई है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ना कि बाइनोमियल हो सकता है। और अगर आपको ये पता चलता है बाइनोमियल हो सकता है, तो सबसे पहला काम करिए क्या, उसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो आपका एक्सप्रेशन है उसको आप पहले समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या करना था, समेशन के फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में पहले उसको लिख लिया। ठीक है, अब उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज, मतलब एक तरीके से कहिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स में या स्टैंडर्डाइजेशन कह दीजिए कि हम कन्वर्ट करें। ठीक है, और इस तरीके से करें कि स्टैंडर्ड बाइनोमियल टर्म्स, स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था उनसे कुछ चीजें मैच कर जाएं। ठीक है, अब ये बातें अभी सुनने में बहुत सारी लग रही होंगी लेकिन है बहुत खास नहीं।
ठीक है, क्या कहा जा रहा है आपसे, जैसे मान लीजिए कि आप स्टैंडर्डाइजेशन वाली जो बात मैंने अभी करी है उसका मतलब क्या था कि जैसे आप समेशन के फॉर्म में जब बाइनोमियल को क्लब करते हो तो कैसा आता है, एनसीआर, दूसरे टर्म की पावर में आर चला जाता है और एक्स की पावर में एन माइनस आर चला जाता है। इतना पता है ना, तो अगर इतना पता है तो बस इतना ही करना भी है, क्योंकि अगर आपने क्या करना है कि यहां पे जो आपकी लोअर सबस्क्रिप्ट है यू हैव टू इंश्योर कि वही लोअर सबस्क्रिप्ट इसकी पावर में चली जाए, ठीक है, सेकेंड टर्म की, और इन दोनों का सम x और y की पावर्स का सम n के बराबर हो जाए। जस्ट दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू इंश्योर, ठीक है, इतना ही पोर्शन बस आपको इंश्योर करना है। क्या क्या था, एक तो था आपका कि आपके पास ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है यही लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी पावर में चली जाए, और जो ये x और y की पावर्स हैं इनका जो सम होगा वो आपका n के बराबर हो जाए। दैट इज ऑल यू नीड टू डू, ठीक है। अब ये मैंने बता तो दिया कि दैट इज ऑल यू नीड टू डू, बट इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो कि हम सिंप्लीफाई करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले एक और गाइडलाइन और आपको बता दी जाए। अभी तक तो आपको इतना बता दिया गया कि इसका और इसका सम n हो और ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर रहें, ठीक है। एक और गाइडलाइन है, वो क्या है, आप चाहते हो कि भाई r आपका कहां से कहां तक वेरी करता रहे, 0 से लेकर के n तक, यही रहता था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो r शुड वेरी फ्रॉम 0 टू n, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या क्या था, एक तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट यहां पे लगी हुई है वही लोअर सबस्क्रिप्ट सेकंड टर्म की पावर में हो, दोनों जो टर्म्स हैं उनकी पावर्स का सम n हो, और r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। ये आपको तीन चीजें इंश्योर करनी है, ठीक है। कई बार उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, कुछ जोड़ना घटाना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसे लिखा हुआ है टर्म, और फिर से डॉट 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 का मतलब इन्फिनिटी नहीं, बस अपने काम की जो टर्म्स हैं, जो फिजिबल टर्म्स हैं उन तक पहुंचना है। मतलब 19C1, 19C2, 19C3, 19C, 19 तक जा सकते हैं, उसके बाद की टर्म्स का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप सम करिए, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कर लो। लिखो क्या आएगा, समेशन 19C, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलो मैं अभी जनरल टर्म इसकी लिखने की कोशिश करता हूं। अभी तो मुझे ये सब की बात नहीं करनी, पहले मुझे समेशन जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करूंगा, तो देखूंगा ना मैं यही चीज, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 है, यहाँ सेकेंड 2 है, यहाँ 3 है ना, आगे 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके टर्म्स चलती जाएंगी। तो आप बताइए 1 2 3 करके जब हम rth टर्म लिखने जाएंगे तो उसमें यहां पे क्या रहेगा, r रहेगा, 19CR, ठीक है। अच्छा फिर देखिए क्या करें, 3 है, चलो हर जगह पावर इसका वेरी कर रहा है, यहां पे 5 था, यहां 6 हो गया, यहां 7 हो गया, मतलब फिर अगले में क्या होगा, 8 होगा। तो rth में क्या होगा, तो आप समझ सकते हो कि एक AP चल रही है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म में 6 है, थर्ड टर्म में 7 है, फोर्थ टर्म में 8 है, तो rth टर्म में क्या होगा, r+4। AP आप लिख सकते हो कि AP का rth टर्म r+4 होगा। और 7 रेज़ टू पावर, देखिए 7 रेज़ टू पावर, यहां आपकी शुरुआत होती है 35 से, ठीक है। 35 आपका पहला टर्म है, दूसरा टर्म आपका 33 है, तीसरा टर्म आपका 31 है, फिर से एक AP चल रही है, और उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, ठीक है। तो इस AP का भी आप r टर्म निकाल लो, वो कितना आने वाला है, तो 37 - 2r, वो भी निकल आएगा। तो अब आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कम से कम समेशन के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इतने में अपन सक्सेसफुल हो गए, पहला स्टेप हो गया। दूसरी चीज क्या थी, इसको स्टैंडर्ड बाइनोमियल समेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, आपको अभी बोला क्या क्या कि यहां पे जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वही लोअर सबस्क्रिप्ट पावर में होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये इसकी कोशिश करिए, तो आपको यहां पे r दिया गया है, तो आपको यहां पे r ले आना पड़ेगा। कैसे ले आएंगे वो आपकी टेंशन है, तो कैसे ले आएंगे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूं तो कोई तकलीफ आपको नहीं ना, और इसको भी मैं थोड़ा सा और 3 की पावर 4 भी लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 7 की पावर 37 और 3 की पावर 4, ये तो दोनों कांस्टेंट्स हैं, समेशन के बाहर निकाले जा सकते हैं, तो इनको निकाल लीजिए। कितना बचेगा, 7 की पावर 37 इंटू 3 की पावर 4। अब समेशन के अंदर आते हैं, 19CR 3 की पावर r, 7 की पावर -2r। आपको क्या चाहिए, आप चाहते थे कि यहां पे r रहे, तो r बना सकते हैं आप, कैसे,
1/7 स्क्वायर की पावर r बन गया ना, ठीक है। ये बात ठीक थी, 19CR आपने वहां पे r डाल दिया, ठीक है। अब आप, हाँ, इसमें आप एक चीज और देख सकते हो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता अगर आपको, क्योंकि दोनों की पावर्स का सम 19 भी चाहिए ना आपको, तो अगर आप पहले इसको एक बार को लिख ही लो, 3r और 7 -2r लिखे रहे अपन, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट किया, 7 स्क्वायर की पावर -r लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 7 स्क्वायर मतलब 49 की पावर -r लिख लिया, ठीक है। अब देखिए r आपका वैरी कहां से कहां तक कर रहा है। अच्छा, अभी तो अपन ये भी स्टेप नहीं कर पाए हैं, अभी तो हमें इन दोनों की पावर्स का सम जो है वो कैसा ले आना है, 19 ले आना है। तो उसके लिए क्या करें, आप देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 19CR 49 -19 और 3 r। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 49 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इधर आपको मिलेगा 7 इंटू 3 ठीक है, बात सही है। तो आपके पास बना 7 इंटू 3 समेशन ओवर 19CR, ठीक है। इसको आपने लिख लिया 49 की पावर 19 -r और 3 की पावर r, और 49 फिर से कांस्टेंट चीज थी, उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब जो आपका यहां r है वो यहां पे भी है, और इन दोनों का सम 19 हो गया। करना ही है, लेकिन करने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अब ये भी ध्यान दीजिए। r आपका 1 से स्टार्ट लिया है, तो r आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, 1 2 3 ऐसे करते हुए 19 तक जाएगा। तो r आपका 1 से लेके 19 तक वेरी कर रहा है, लेकिन अभी आपने बोला था कि r तो 0 से n तक जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर मेरे पास ये 0 से 19 तक होता, एक स्टेप और लिख लो, 7 3 अपॉन 7 स्क्वायर की पावर 19 दैट इज 7 समेशन r इक्वल टू 0 से अगर मैं स्टार्ट करता, ठीक है, तो 19CR 49 r 3 मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दी, कौन सी, r इक्वल टू 0 वाली। तो वो टर्म को आप हटा दो, उस टर्म को आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो उस टर्म का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, देखो r इक्वल टू 0 रखने से क्या बनता, 19C0, भाई एक टर्म आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, उससे अपना काम चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, एक टर्म जो आपने ऐड करी है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो r इक्वल टू 0 ने दिया क्या, 19C0 इंटू 49 इंटू 3 ये दिया आपने। अब आपको इसका समेशन करना था, देखिए आप कितना आएगा, 3 अपॉन 7 इंटू, यहां पे आपके पास बचा, ऐसा था ना, तो आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 49 प्लस 3, ये स्टैंडर्ड आपके पास बाइनोमियल है, 49 प्लस 3 की पावर 19, तो आपके पास लिखा हुआ था 49 प्लस 3 की पावर में 19, ठीक है। एक टर्म आपकी अलग रह गई, इस टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो टर्म रह गई है वो क्या लिखी हुई है, ये आपका 1, ये आपका 1, 49 तो आप इसमें से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस गिव्स यू 3 इंटू 52 माइनस 49 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिवर्स वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव है, क्या आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो थ्योरेटिकली तो मैंने बता दिया है, बट क्वेश्चन में आपका अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। चाहिए आपका क्या, सेकंड टर्म में आप जो यहाँ लोअर सबस्क्रिप्ट है वो लगा दीजिए, इन दोनों टर्म्स की पावर का सम n के बराबर होना चाहिए, ठीक। और एक और चीज है आपके पास कि हाँ, r आपका 0 से लेके n तक वेरी करना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ टर्म ऐड की और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जो हमने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी थी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल अभी के लिए और देखते हैं इस तरीके का। तो आप देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको भी आपको वही काम करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले समेशन लिख लें, बल्कि और उसके भी पहले अपन 81 की पावर n जो कॉमन दिख रहा है वो निकाल ही लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस 10 इंटू 2nc1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 2nc2 माइनस 10 क्यूब इंटू 2nc3, है ना। और ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास 10 रेज़ टू पावर 2 है।
ठीक है, इतनी बात ठीक थी। अब लास्ट वाली टर्म के साथ में एक 2nc 2n जोड़ दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो 1 ही लिखा हुआ है 2nc 2n। और इसी तरीके से यहां मैं 2nc 0 जोड़ दूं, ठीक है, 2nc 0 ऐसा, ठीक है। तो अब आपको कम से कम C0 C1 C2 अप टू C2n सब चीजें दिख रही हैं। अब हमने कहा 1/81 इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में लिख लें। तो समेशन फॉर्म में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, आप देखो 2ncr चल रहा है, ठीक है, और क्या चल रहा है, हाँ 2ncr और 10 रेज टू पावर भी कुछ चल रहा था, है ना। 10 रेज टू पावर कितना है, यहां पे देखो, यहां 1 था तो यहां पे 1, यहां पे 2 था यहां पे 2, यहां पे 3 था तो यहां पे भी 3, ठीक है। बल्कि आप -10 की पावर r लिख लो, ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा, समझ सकते हो क्या, -10 की पावर मैंने r लिख लिया, ठीक है। अब जब आपने -10 की पावर r लिखा तो अब आप देखो r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो r आपका 0 से 2n तक वेरी कर रहा है, इतनी ही चीज है। सेकेंड टर्म तो दिख ही नहीं रहा, तो सेकेंड टर्म क्या रहा होगा, 1 रहा होगा ना, क्योंकि भाई इसमें 1 की पावर कुछ लगा दें, इसमें भी 1 की पावर कुछ लगाते जाए तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो अपन यहाँ पे भी हम भी जोड़ देते हैं 1 की पावर 2n माइनस r, हमें भी क्या ही फर्क पड़ता है, हमारा सम 2n होना चाहिए था, हो गया, ठीक है। तो आप देखो इसको बोल सकते हो ना कि दिस इज 1, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म -10 की पावर में 2n, सारे टर्म्स प्रेजेंट है कि नहीं है, अपॉन 81 की पावर n। तो देखो 9 की पावर 2n ऊपर हो गया, -9 की पावर इवन कहो या n की पावर वही लिख दो, बात बराबर ही है भाई। -9 की पावर 6 और 9 की पावर 6 सेम ही रहेंगे ना, और नीचे 81 की पावर n, तो दोनों सेम ही चीजें लिखी हुई है कि नहीं, कैंसिल आउट हो गई, तो इसलिए ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें बहुत ज्यादा करनी है एक्चुअली, पूरे चैप्टर में हमें आगे 3-4 लेक्चर्स ऐसे भी आने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ यही काम करते रहेंगे, ऐसे दिया होगा कुछ कुछ और उसको समेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने आपको कुछ इजी क्वेश्चंस का एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है और अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि क्या क्या चाहिए। यहां लोअर सबस्क्रिप्ट इधर होना चाहिए सेकेंड टर्म में, और जो 2 टर्म्स हैं उनकी पावर्स का सम इधर n के बराबर होना चाहिए, r आपका 0 से लेकर के n तक वेरी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतने ही एग्जांपल्स लेंगे और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो दिस विल रिटर्न विद अ होल लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस और कॉम्प्लिकेटेडनेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका एक आसान टॉपिक है ना, लेकिन इसका जो कंसेप्ट आप यूज करते हो, जिस तरीके से आप इसको लेकर के आगे बढ़ते हो, इसकी थ्योरी डिड्यूस करते हो, वो कंसेप्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के लिए। और कभी कभी मतलब उस टॉपिक से अदर हट करके भी कुछ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं, किसी और चैप्टर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हो NC0 NC1 NC2 NC3 NCn, यही सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं विद रिस्पेक्ट टू n अगर देखा जाए तो, है ना। अगर 10 के रिस्पेक्ट में हम सोचें तो क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है, 10C0 10C1 10C2 अप टू 10C10। इनमें से आपसे कह दिया जाए कि भाई सब पॉजिटिव तो है ही ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सब डिस्कशन हम करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप चाहते हो, मान लो कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन एज्यूम करता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 21 है n, और n के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है कि 21C0 21C1 अप टू 21C21 कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सबसे बड़ा कौन सा है कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जो पर्टिकुलर थ्योरी हम जिसके बेसिस पे कैसे हम उस तक पहुंच रहे हैं, और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने, चलिए पहले तो ये लिख लिया आपने कि क्या कंपेयर करने वाले हैं, 21C0 21C1, ऐसा नहीं है वो 21 ही देगा, वो 22 भी देगा, 23 भी देगा, कुछ भी दे सकता है ना। अपन इसके लिए समझते हैं 21C2 21C3 अप टू 21C21। मान लीजिए ये सारी आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखी हुई हैं, इनमें सबसे बड़ा और छोटा खोजना है। तो देखिए आप देखो 21CR, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और 21CR+1, इनको अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, बल्कि आप इधर, हाँ ठीक है, 21CR और 21CR+1 को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है,
थोड़ा सा देखने में आपको आसानी होगी, मैं इधर में से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 21CR+1 और 21CR इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो कैसे कंपेयर करूं? एक इनइक्वालिटी लगा के, है ना। इसका मतलब क्या होगा अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, ठीक है। एक बार को हम इसको सॉल्व कर लें पहले और उसके बाद समझते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो पहले तो देखिए आप अब यही पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट और यही पार्ट फिर से उठ करके अगले टॉपिक में भी आने वाला है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे ये मान लीजिए सोल्यूशन कुछ दे दिया, तो उस सोल्यूशन का हमारे लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है आपको, ठीक। तो 21CR+1 और 21CR को कंपेयर किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी ये सॉल्व करनी है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R व्हिच सैटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो आप देखो क्या लिखोगे, 21 फैक्टोरियल अपॉन R+1 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस लिया 20 माइनस R फैक्टोरियल। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसको भी देखो, लिखो 21 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस R फैक्टोरियल, लिख सकते हो। ये दोनों कट गए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखो अब कैसे लिख सकते हो, पॉजिटिव चीजें हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं। तो R फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R+1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। और इधर क्या बचेगा, ग्रेटर देन 1। अब देखिए आप, ये लिखा है 1 से R+1 तक और ये लिखा हुआ है 1 से R तक का प्रोडक्ट। तो अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ना, एक R+1 को तुम अलग निकाल लो, ठीक है। तो बचेगा क्या, R फैक्टोरियल बचेगा, फिर इन दोनों को कैंसिल कर लो, है ना। अच्छा इधर देखो जरा इन दोनों में, तो 20 माइनस R में 1 ऐड करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे ना भाई। तो अपन क्या करते हैं, 21 माइनस R को अलग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर लिख दिया इसको, 21 माइनस R को अलग कर लिया तो बचेगा क्या, उसके जस्ट छोटी वाली टर्म क्या होगी भाई, ये 1 से लेके 21 माइनस R तक का मल्टीप्लीकेशन है। तो आप 21 माइनस R को अलग कर दो तो जस्ट छोटी वाली टर्म उससे 1 छोटी होगी ना, तो आगे लिखा होगा क्या आपका 20 माइनस R, ठीक है। फिर उसके आगे 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 की टर्म्स 1 तक की, तो आपके पास ये इस टर्म को अलग किया तो बाकी क्या बचे, 20 माइनस R का फैक्टोरियल, इन दोनों को कट कर दिया तो बचा हमारे पास 20 माइनस R अपॉन R+1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो 21 माइनस R इज ग्रेटर देन R+1। यहां से आपके पास क्या बन रहा है, 20 इज ग्रेटर देन 2R। और अब आप इनइक्वालिटी के सोल्यूशन तक अब जाके पहुंचे हो, क्या है वो, R शुड बी लेस देन 10, ठीक है। अब इसको समझते हैं, R आपके इंटीजर्स है, ठीक है। अब ये पार्ट है जो आपको मेनली फोकस करना है। R लेस देन 10 है, R इंटीजर्स है, तो R सबसे छोटी वैल्यू कहां से लेगा भाई, 0 से ही लेगा ना। R मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, 0 ले सकता है। तो देखो यहां पे रख लिया कि 21C0 आपका मतलब R इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये R इक्वल टू 0 जो था वो इस कंडीशन को मीट करता है। इसका मतलब कि 0 से 10 वाले, मतलब अगर इस इनइक्वालिटी का मैं सॉल्यूशन कहूं तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है R बिलोंग्स टू इंटीजर एंड R बिलोंग्स टू 0 से 10। मैं बोल सकता हूं ना, ऐसा बोल सकता हूं, R इंटीजर है मेरा, 0 से 10 के बीच वाले सारे इंटीजर्स। तो आप देखो R इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मैंने एक गलती कर दी है, यहां इक्वालिटी मुझे लगानी चाहिए थी, ठीक है। इक्वालिटी में लगा लेता हूं, खास दिक्कत थोड़ी ना है, बस इतना आ जाएगा, है ना। ये आपको यहां पे ध्यान रखना, यहां पे इक्वालिटी आपको इंक्लूड करनी है। अब हुआ क्या इससे, R इक्वल टू 0 आपकी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर R इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, सो वी कैन राइट इट डाउन एज 21C1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 21C0, ठीक है। 21C0 से ये बड़ा है। फिर R इक्वल टू 1 भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है भाई, R इक्वल टू 1 इस इंटरवल में है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि 21C2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 21C1। फिर अपन ये भी बोल सकते हैं R इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई करता है, R इक्वल टू 3 भी, R इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप ऐसे ही देखते जाओ तो लास्ट में आपको क्या पता चलेगा कि 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21C10। तो ऑफ कोर्स
10 और 11 तो बराबर होंगे ही ना, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब कि ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिखा। अब इन सारी चीजों को अगर हम क्लब करके एक बार सोचें तो क्लब करने पे क्या चीज समझ में आ रही है, 21C0 से बड़ा है ये, ठीक है। अपन इन सबको एक साथ देखें एक रेफरेंस में तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि 21C0 से बड़ा है 21C1, से बड़ा है 21C2, है ना। और ऐसे ही करते करते अपन जब पहुंच जा रहे हैं 21C10 तक, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वहां पे भी एक इनइक्वालिटी फॉलो हो रही थी लास्ट टाइम। R=11 इस इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। R आपका 0 से 10 तक आया है, R=11 आपकी इस इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप R=11 रखते हो तो ना तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, ना तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। तो क्या होल्ड करेगा, लेस देन वाली चीज हो जाएगी। तो मतलब R=11 जब आप रखोगे तो R=11 के लिए क्या सिचुएशन होगी, ये नहीं होल्ड करता, तो क्या होल्ड करता है, 21C12 लेस देन 21C11, ये होल्ड करता है इनइक्वालिटी को। अब जब ये नहीं होगा तो और क्या चॉइस है तुम्हारे पास, इस इनइक्वालिटी का साइन पलट के लिख दो। इक्वालिटी यहां पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि भाई अब इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकती इन दोनों के बीच, क्योंकि अगर इक्वालिटी होल्ड करनी होती तो वो R=11 यहां पे दिख रहा होता, ठीक। तो 21C12 आपका 21C11 से छोटा है। फिर आप देखिए R= आपने 11 के बाद 12 रखा, वो भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जाएगा, इसको सेटिस्फाई तो नहीं करता, तो इसका मतलब 21C13 इज लेस देन 21C12, है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो लास्ट में 21C21 इज लेस देन 21C20, है कि नहीं है। अब जरा देखो, जो इतनी चीज तुमने बनाई थी उसके बाद क्या बना, उसके बाद ये बना कि 21C11 से छोटा है C12 और उससे छोटा है C13, उस सबसे छोटा है C21, यही बना ना। तो अगर हम इस पूरी थ्योरी को एक साथ क्लब करके समझें, थोड़ा सा और है यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं एक साथ एक फ्रेम में, तो आप देखो 21C0 बन जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा था आपका 21C1, ऑफ कोर्स आप कंपेयर करके देख सकते हो, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 21 है, यहां इक्वालिटी नहीं होल्ड करती है। तो 21C0, 21C1, 21C2 ऐसा करके सिचुएशन आ रही थी, ठीक है। अच्छा, ये इक्वालिटी जो होल्ड की है वो कहां पे होल्ड की है, 10 पे होल्ड किया है एक्चुअली। ये जो इक्वल टू वाली सिचुएशन है वो कहां पे होल्ड की है, R=10 पे, जब 21C10 और 11 आपके बराबर हो गए थे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे R=10 जो आपको दिख रहा था, R=10 है ना। यहाँ पे जो बाउंड्री पे इक्वालिटी अगर हम कंसीडर करें, 10 पे अगर हम इक्वालिटी कंसीडर करें तो वो इक्वालिटी आपकी एक्चुअल जो इनइक्वालिटी थी उसमें इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। R=10 पे ये दोनों टर्म्स ऑफ कोर्स बराबर होते ही। तो आपके पास बना क्या कि C0 से बड़ा है, C1 से बड़ा है, C2 से बड़ा है, C3, है ना। ऐसे करके लगातार आपकी इनइक्वालिटी चलती रहेगी, कहां तक, C10 तक, ठीक है। फिर आपके 21C10 और 11 आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और 21C11 के बाद फिर छोटी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि C11 बड़ा है आपका 21C12 से, वो बड़ा है आपका 21C13 से, और ऐसे करते करते आप लास्ट में 21C21 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो C0 से C10 तक चीजें बढ़ रही हैं, 10 और 11 पे ऐसा हुआ ना, C0 से C10 तक चीजें बढ़ी, 10 और 11 पे बराबर हुई, 11 से 21 तक डिक्रीज हुई। तो ओवरऑल क्लब करके क्या बोल सकते हैं हम, ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि इस इनइक्वालिटी के लिए जो बाउंड्री पॉइंट आया था R=10, उसने इक्वालिटी दी, उसके एक साइड में चीजें इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। फिर 10 और 11 बराबर हुए और फिर उसके बाद चीजें डिक्रीज करने लग गई। ये बात समझ में आई आपको, ये थियरी समझ में आई। और इसका जो ये हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की है, इसका इस फ्रेम में रेफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी से हमने कर क्या लिया, ठीक है। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की नीड क्या थी, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि इसे हम एज इट इज नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो एक बार को इसको क्लब करके सारी चीजों को समराइज करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल समराइज करने के पहले एक बार हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल से लेके समझते हैं। हम 21 पे हमने अभी समझा कि 21 के करस्पॉन्डिंग अगर आपका n आपका 21 था तो आपको मिला क्या कि 21 C10 और 11 ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यूज थी,
ठीक है, सबसे छोटी वैल्यूज किधर आ रही थी, तो 21C0 और 21C21, ठीक है, इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज, और ये दोनों आपस में बराबर थे। एक बार आप समझिए, अगर n इक्वल टू 22 होता है तो क्या होगा, ठीक है, तो फिर से वहीं से स्टार्ट किया, 22CR प्लस 1 और 22CR इनके बीच की सोल्यूशन, तो 22 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए क्या आएगा, R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस 21 माइनस आर फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर से 22 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस आर फैक्टोरियल, 22 कैंसिल, है ना। अब देखिए क्या बचता है, अब बचता है आपके पास, इधर ले आए आर फैक्टोरियल को, 22 माइनस आर फैक्टोरियल को, नीचे हमारे पास आर प्लस 1 फैक्टोरियल है और 21 माइनस आर भी फैक्टोरियल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आप समझ सकते हैं, आर फैक्टोरियल आर प्लस 1, नीचे बचेगा आर प्लस 1, इधर इससे जस्ट आगे की टर्म ये है, इसको अलग किया तो 21 माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर बचा रहेगा, इसको अगर अलग कर दें तो नेक्स्ट टर्म विल बी 21 माइनस आर, ठीक है, फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो आपके पास ऊपर बचेगा 22 माइनस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां से आपको क्या मिला, 22 माइनस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर प्लस 1, विच गिव्स यू कितना, 2r, है ना, ग्रेटर देन 21, sorry 2r less than or equal to 21, so r will be less than or equal to 10.5, ठीक है, ये हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की। अब इसको समझिए जरा, r इक्वल टू 10.5 क्या पॉसिबल है, नहीं है, तो मतलब इफेक्टिवली आप ये इक्वालिटी कब अटेन करते, r इक्वल टू 10.5 तभी अटेन होता ना जब ये दोनों आपस में बराबर हो। भाई अगर r इक्वल टू 10.5 है, जैसे पिछली बार था r इक्वल टू 10 वाले केस में दोनों इक्वल हो गए थे, यहां पे कब इक्वल होंगे, जब r इक्वल टू 10.5 हो, लेकिन r 10.5 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी दोनों आपस में इक्वल भी नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है, r इक्वल टू 10 पे पिछली बार क्या हुआ था, दोनों इक्वल हो गए थे, लेकिन यहां पे r इक्वल टू 10.5 पे इनके बीच इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, तो r इक्वल टू 10.5 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इक्वालिटी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां से आप समझिए कि अगर r इक्वल टू 0 की बात करें, वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो आप लिखिए जरा 22C0 से बड़ा है C1, से बड़ा है, ठीक है, यहां पे तो इनइक्वालिटी ही चल रही है अभी, 22C2 से बड़ा है 22C3, ऐसे करके चलते जा रहे हैं, कहां तक, r इक्वल टू 10 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब r को आप 10 रखोगे तो आप क्या बोलोगे कि 22C10, ठीक है, विल बी लेस देन 22C11 बोलोगे ना, और r इक्वल टू 10.5 इसके करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी होल्ड करती, वो होल्ड नहीं कर रही है ना, तो 10 के करस्पॉन्डिंग तो इनइक्वालिटी ही होल्ड करेगी, तो 10 के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी मैंने लिख दी है। अब आगे की टर्म अगर मैं सोचूं कि r इक्वल टू 11 क्या करेगा, तो r इक्वल टू 11 इसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब आगे की चीजें कैसी हो जाएंगी, इस इनइक्वालिटी के उल्टे डायरेक्शन में। मतलब आगे आप लिखोगे कि 22C11 आपका बड़ा है किससे, 22C12 से, वो बड़ा है आपका C13 से, और ऐसे ही ये बड़ा है आपका 22C22 से। होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपने ऐसा लिख लिया तो आपको चीज ओवरऑल क्लब होके दिख रही है क्या, कि आपका एक ही सबसे बड़ा टर्म आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, ऐसा हुआ ना यहाँ पे। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपने इस तरीके का बनाया है, आप ऐसे समझो 0 से लेकर के आप 11 तक इंक्रीज कर रहे हो, और 11 के बाद कुछ भी इक्वालिटी के लिए नहीं है, 11 के बाद तुरंत डिक्रीज करना शुरू कर दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कहां पे आएगी, 11 पे ही आएगी ना। या आप 0 से लेके 11 तक आप इंक्रीज कर रहे हो, 22C0 से 22C11 तक आप इंक्रीज कर रहे हो, और उसके बाद आप वहीं से डिक्रीज करना शुरू कर दे रहे हो 22C22 तक, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां आएगी, C11, और यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आएगी, C10 और C11 दोनों पे। तो अब ये चीज आपकी निकल करके आती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगली जो बातें लिखेंगे हम वो आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली जो बात इंपॉर्टेंट है, क्या ये इनइक्वालिटी जो हम ले रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या सिग्निफाई कर रहा है। जब आपको किसी सीरीज या किसी एक्सपेंशन में टर्म्स का कंपैरिजन करना हो तो आप इनका यूज कर सकते हो, जो कि हम अगले टॉपिक में करने भी वाले हैं,
ठीक है, इस तरीके की एक इनइक्वालिटी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली और उनको कंपेयर करना शुरू कर दिया। पता चल जाएगा कि इक्वालिटी कहां होल्ड कर रही है। इक्वालिटी इस बार पॉसिबल नहीं है, पिछली बार ये इक्वालिटी पॉसिबल थी। ठीक है, अब r इक्वल टू 1 से 10 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, लिख दिया। r इक्वल टू 11 से 22 इसको नहीं सेटिस्फाई करते हैं, वो भी लिख दिया। तो आपको पता चल गया कि सबसे बड़ी टर्म क्या है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हुआ, जब n आपका, जैसे n आपका ऑड था, जब n आपका ऑड था तो आपके पास दो लार्जेस्ट टर्म आई, टू लार्जेस्ट बाइनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट्स। क्या क्या हुए वो, एक आया आपका 21 नहीं, n लिखो, आप देखो कहां पे आएगा, n/2 के अगल बगल ही आ रहा है ना, 21/2 के अगल बगल। तो आप लिख सकते हो कि इंटीजर पार्ट ऑफ n/2, ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया, टू लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट nc इंटीजर पार्ट ऑफ n/2। ठीक है, इसने क्या दिया, 10 दिया अभी। ठीक है, इसमें आप एक और ऐड कर दो, एक और लार्जेस्ट कोफिशिएंट आएगा क्या, n/2 का इंटीजर पार्ट प्लस 1। ठीक है, हो गया कि नहीं। इसी तरीके से अगर n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है तो एक ही लार्जेस्ट टर्म क्रिएट हो रही है, वन लार्जेस्ट टर्म, और वो भी क्या हो रही है, क्या है वो है आपकी, देखो 22 था तो C11, तो nc n/2। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा टोटल थियरी है इस चीज का। तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको याद तो इतना ही केवल रखना पड़ेगा, कोई खास उसमें तकलीफ भी नहीं होगी आपको, लेकिन आपको ये वाली इनइक्वालिटी और इसका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड आसान से देख लेते हैं और वहीं पे अपना लेक्चर भी एंड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 50 CR, ठीक है, फाइंड R, ठीक है, सो दैट 50 CR इज मैक्सिमम। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, अभी आपने निकाला कि n अगर आपका इवन है तो आपके पास सिंगल लार्जेस्ट टर्म होगी। ठीक है, और वो क्या होगी, R इक्वल टू 50/2, मतलब 25 पे ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आपसे कहा जाए 51 CR, ठीक है, तो अब कहां पे होगा, तो अब आपके दो लार्जेस्ट टर्म होंगे, कौन से, 51C इंटीजर पार्ट ऑफ 51/2 और 51C इंटीजर पार्ट ऑफ 51/2 प्लस। ठीक है, तो आपके दो लार्जेस्ट टर्म हुए, एक टर्म हुआ 51C 25 और दूसरा टर्म हुआ 51C 26। ये आपके दो लार्जेस्ट टर्म आपके पॉसिबल होंगे। ये बात ठीक थी। ठीक है, अच्छा आपसे ये पूछ लिया जाए मिनिमम कौन सा होगा, तो मिनिमम तो भाई हर बार कौन होता था, दोनों एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स ही मिनिमम पे पहुंचते थे ना भाई, ऐसा ही तो कुछ बन रहा था बार बार नेचर। तो आपके पास देखो यहां पे 51C 0 की बात करो तो वो भी 1 है, 51C 51 की बात करो तो वो भी 1 है। तो मिनिमम कहां पे होगा, मिनिमम को इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां 50 लिखा है 51 लिखा है, मिनिमम को फर्क बस ये पड़ता है, मतलब इवन ऑड से उसको कोई फर्क नहीं है, उसको बस इतना चाहिए कि R की वैल्यू 0 या फिर n के बराबर हो। तो अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो कहां पे होगा, फॉर दैट R शुड बी इक्वल टू 50 या फिर 0, यहां पे R शुड बी इक्वल टू 51 और 0, बस सिंपल सी बात इतनी ही। ठीक है, एक कंफ्यूजन लोग फालतू में पैदा कर लेते हैं। अभी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड R इफ RC5 इज मैक्सिमम, ठीक है, फाइंड R इफ RC5 इज मैक्सिमम। ठीक है, तो आप बताओ कहां पे ये मैक्सिमम होगा, तो कई लोग बता देंगे 10 पे। क्यों भाई 10 पे क्यों मैक्सिमम होगा, ऐसा थोड़ी ना है, हमने कहा इसको हाफ होना चाहिए, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि इसका ट्वाइस होने पे मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये आप जितना बड़ा लेते जाओ, आप सोचो खुद से कि आप इसको 500C5 लेते हो तो कितनी बड़ी वैल्यू देगा ये, है ना, 10C5 से तो बहुत बड़ी होगा ना। तो आप देखो 1 लाख C5 लिखते जाओ, बड़ा ही होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि जितना ज्यादा R को बढ़ाते जाए वैसे वैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। अपने पास फालतू में एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि अपन बोल देते हैं कि अच्छा यहाँ 5 है तो यहाँ डबल इसका 10 लिख दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का कंफ्यूजन अपन नहीं पालेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अल्जेब्रिकली एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स की, जिसमें कि हम इन्हीं इनइक्वालिटीज को जो हमने अभी इसके डिडक्शन के लिए यूज की हैं, इस तरीके की ही इनइक्वालिटीज फॉर्म करके सोल्यूशन बनाएंगे और वहीं से अपनी सारी थ्योरी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।